हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो यूजीसी नेट वाली हमारी सीरीज है, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में पॉलिटिकल थ्योरी वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो चुके हैं, सब हमने देख लिए हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, जो यूनिट फर्स्ट में ही है। ठीक, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम उदारवाद को ही डिस्कस करेंगे। तो इसका हम देख लेते हैं। देखिए, जो सीरीज है, सीरीज मैंने नीचे से ऊपर की ओर को ली हुई है। आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। अब देखिए, जो उदारवाद है, उदारवाद को सबसे पहले हम देखते हैं उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, जो उदारवाद शब्द है, उदारवाद अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? लिबरलिज्म शब्द से। लिबरलिज्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। तो लिबरलिज्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? वो होगा स्वतंत्र व्यक्ति से होगा। उदारवाद शब्द का क्या अर्थ होगा? कि उदारवाद वह राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, सामाजिक दर्शन है, राजनीति से संबंध भी है, समाज से संबंधित भी है। ऐसा दर्शन है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे पहले मानता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पहले है, बाकी सब जो चीजें हैं, बाकी सब चीजें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद ही आती है। इस सिद्धांत के बारे में जो विद्वान है, विद्वानों का कहना था कि देखिए, जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीन अधिकार महत्वपूर्ण माने गए हैं। उदारवाद के जो सिद्धांत के विचारक है, उदारवाद सिद्धांत के जो विचारक है, उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीन अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। और उनका मानना है कि ये अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य व्यक्तिगत जीवन में और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। मूल रूप से ये मान्यता है उदारवाद के सिद्धांत की। तो अब देखिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में उदारवाद को हम समझ लेते हैं। उदारवाद की इस उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, मुख्य रूप से हम देखेंगे, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उदारवाद के दो प्रकार, एक तो शास्त्रीय उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। दोनों से संबंधित विद्वानों को भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा है उदारवाद के बारे में। ठीक, उदारवाद पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, वो यही ध्यान में रखनी है कि उदारवाद के सिद्धांत के मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे पहले रखा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बाकी जब जो सारी चीजें हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद में आएगी। अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पहले आएगी। सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई और कहां से हुई? उदारवाद की उत्पत्ति मानी जाती है 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक के द्वारा। इन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उदारवाद का पिता? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक कानूनों का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो व्यक्ति की संपत्ति है, जो व्यक्ति का जीवन है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, और इन्हें राज्य किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकता है। इस पर किसी भी तरह का राज्य अंकुश नहीं लगा सकता। राज्य का कार्य केवल क्या होगा? केवल जो ये तीनों अधिकार हैं, इन तीनों अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कार्य होगा, और राज्य का कोई कार्य नहीं होगा। अपना जो ये सिद्धांत दिया था इन्होंने, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ये कौन सी पुस्तक में दिया था? हमें याद हो जानी चाहिए। अभी तक कितनी बार हम देख चुके हैं, बार बार देख रहे हैं। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1689 में। 1689 में लिखी गई थी, 1690 में इसका प्रकाशन हुआ है। कहीं 69 आता है लिखा हुआ, कहीं 1689 आता है लिखा हुआ। ठीक है, जो आपको जो भी ऑप्शन मिले वो ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में राजा के जो दैवीय अधिकार हैं, दैवीय अधिकारों का खंडन किया कि राजा को ईश्वर से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राजा को जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं वो समाज से, वो जनता से अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, ईश्वर से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे। राजा जो है, राजा जनता का प्रतिनिधि है, जनता के हिसाब से राजा को काम करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने जो सरकार का आधार है, सरकार का आधार इन्होंने जनता की सहमति बताया कि जो सरकार बनेगी वो जन सहमति से बनेगी।
इसलिए इन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। थर्ड, इन्होंने सीमित और संवैधानिक राज्य का समर्थन किया है कि जो राज्य होगा, राज्य की शक्तियां सीमित होगी और राज्य का जो संचालन होगा वो संवैधानिक कानूनों के आधार पर होगा, उसका इन्होंने समर्थन किया है। फिर इन्होंने जो धर्म है, धर्म को व्यक्ति का निजी मामला बताया और इस तरीके से इन्होंने जो धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है उसका आधार तय कर दिया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उदारवाद का पिता कहा जाता है। सबसे पहले तो उदारवाद का पिता इन्हें कहे जाने के क्या कारण है कि इन्होंने शासन के दैवीय अधिकारों का खंडन किया है। दूसरा, सरकार का आधार इन्होंने जनसहमति को बताया है। तीसरा, इन्होंने बताया है कि जो राज्य होगा, राज्य वो सीमित होगा और संवैधानिक होगा। ठीक है, संवैधानिक आधार पर राज्य के कार्य किए जाएंगे। सीमित होगा राज्य, राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल राज्य क्या करेगा? राज्य व्यक्तियों को के अधिकारों की रक्षा करेगा, अधिकारों का रक्षक होगा राज्य। और धर्म को इन्होंने राजनीति से अलग किया है। धर्म को इन्होंने बताया कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। धर्म निरपेक्षता का यहाँ से इन्होंने अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग आधार तय कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद उदारवाद की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं भी यही हम देख सकते हैं। इसमें हम एक और चीज जोड़ लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है। व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता राज्य के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है वो सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है और इसीलिए इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना था। ये सब क्या है? ये सब उदारवाद की विशेषताएं भी है। ठीक है, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते टाइम विशेषताओं में सिर्फ यही सारी चीजें शामिल कर लीजिएगा। उदारवाद की जो विशेषताएं हैं, दैवीय अधिकारों का खंडन, सरकार का आधार जनसहमति, सीमित और संवैधानिक राज्य का समर्थन, धर्म को निजी मामला बताया, धर्म निरपेक्षता का आधार तय किया और दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस सिद्धांत के मानने वालों ने सबसे सर्वोच्च स्थान दिया है। दूसरा, इसमें एक चीज और आती है, विधि का शासन। विधि के शासन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है इस सिद्धांत के मानने वालों द्वारा। तो यहीं से ही आपको जो उदारवाद का पिता है, उदारवाद के पिता का भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जॉन लॉक को उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है, और यहीं से ही आपको जो उदारवाद की विशेषताएं हैं वो भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उदारवाद के जो चरण हैं, चरण या प्रकार, वो कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा जाता है उदारवाद को। तो उदारवाद को मुख्य रूप से 3 चरणों में या 3 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो होगा हमारा शास्त्रीय उदारवाद, सेकंड नंबर पे है कल्याणकारी उदारवाद या आधुनिक उदारवाद, और थर्ड नंबर पे है नव उदारवाद। ये 3 चरणों में या 3 प्रकारों में बांटा जाता है उदारवाद को। अब एक एक करके देख लेते हैं हम कि एक एक करके कौन कौन से चरणों में उदारवाद को बांटा जाता है और इन चरणों की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा आता है शास्त्रीय उदारवादी, जिसे कि पारंपरिक उदारवाद भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो 2 विद्वान है, 2 नहीं 3 विद्वान है, जो सबसे महत्वपूर्ण 3 विद्वानों के नाम लिए जाते हैं वो है, एक तो हमने देख ही लिए जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन है? उदारवाद के पिता है। दूसरे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? आर्थिक उदारवाद का जनक, आर्थिक उदारवाद का जनक। और तीसरे हैं बेंथम, जिन्हें की उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। ये 3 उदारवादी हैं, ये 3 महत्वपूर्ण उदारवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं, जो पारंपरिक उदारवाद से या शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ और बेंथम। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका प्रकाशन हुआ है 1776 में। और इस बुक में इन्होंने एक तो हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है और दूसरा इन्होंने दिया है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ किसके जनक है? अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। अब देखिए हस्तक्षेप के सिद्धांत से का क्या मतलब था। देखिए जॉन लॉक मैंने आपको बता दिया, जॉन लॉक का मैंने आपको समझा दिया है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण बातें कही थी। ठीक है, अब हम एडम स्मिथ को देखते हैं। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था, तो इसके बारे में उनका कहना था कि देखिए जो राज्य है, राज्य जो बाजार की जो नीतियां हैं, बाजार के जो कार्य हैं, बाजार के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। राज्य बाजार के कार्यों से बिल्कुल दूर रहे। आर्थिक क्षेत्र में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। जब राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वहां पर क्या कार्य होगा? अदृश्य हाथ का सिद्धांत काम करेगा। अदृश्य हाथ का सिद्धांत क्या था कि देखिए जो बाजार होता है, बाजार में प्रत्येक व्यक्ति किस लिए काम करता है? स्वहित के लिए काम करता है, अपने हित के लिए काम करता है। और जब व्यक्ति अपने हित के लिए काम करता है तो इससे क्या होता है? इससे अनजाने में ही एक अदृश्य हाथ होता है जो कि पूरे समाज की भलाई कर देता है।
कि देखिए जब कोई बाजार व्यवस्था में क्या होगा, हर एक व्यक्ति, मान लीजिए 10 व्यक्ति है, 10 के 10 व्यक्ति बाजार में अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। अब जो वो अपने हित के लिए सभी काम कर रहे हैं, उनका हित हो भी रहा है। अब अगर सभी व्यक्तियों का हित हो रहा है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस काम में मुझे नुकसान हुआ है या इस काम से मेरा घाटा हुआ है। हर व्यक्ति का अगर हित पूर्ति हो रही है तो उससे क्या होगा, उससे अनजाने में ऐसा लगेगा कि हमारी जो हितों की पूर्ति हो रही है, उस हितों की पूर्ति में कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसा हाथ है जो कि पीछे काम कर रहा है और उससे हमारा कल्याण हो रहा है। अगर राज्य जो आर्थिक गतिविधियों को खुला छोड़ देगा तो अनजाने में ही जब सभी लोग अपने हित के लिए काम करेंगे और उनके हितों की पूर्ति होगी तो समाज में क्या होता है, एक अदृश्य हाथ काम करता है और उसी के फलस्वरूप पूरे समाज का कल्याण हो जाता है। ये कहना था किसका, एडम स्मिथ का। और जब पूरे समाज का कल्याण हो जाता है तो इससे पूरे देश का भी कल्याण हो जाता है। ये अवधारणा थी एडम स्मिथ की। अब देखिए जो शास्त्रीय उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद क्या है? शास्त्रीय उदारवाद का जन्म कब हुआ? 17वीं से 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस उदारवाद का जन्म हुआ। इस सिद्धांत की क्या मान्यता क्या थी? मान्यता इस सिद्धांत की थी सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति करने का प्रयास। कि जो भी उदारवाद से संबंधित विद्वान है, उन विद्वानों का ये मानना था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को सभी तरह की स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बंदिश ना लगाई जाए। अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की बंदिशें लगाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर प्रदान नहीं कर रहा है। तो इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता का इस सिद्धांत के जो मानने वाले हैं उन्होंने समर्थन किया है। इसमें उनका मानना है कि देखिए जो राज्य है, राज्य व्यक्ति के जो व्यक्तिगत मामले हैं उन मामलों में जो हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप को कम करे और व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, समर्थक हम कौन कौन से देखेंगे? समर्थक इसके सबसे पहले तो हमने जॉन लॉक ही है, उसके बाद आता है थॉमस पेन, उसके बाद आता है एडम स्मिथ के बाद आता है जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। ठीक है, ये जो प्रमुख विद्वान है, ये प्रमुख विद्वान इस सिद्धांत के समर्थक हैं। देखिए जो शास्त्रीय उदारवाद का सिद्धांत है, जब इस विचारधारा का प्रसार हुआ तो इस विचारधारा के प्रसार से इसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव इसका सबसे पहले तो ये था कि जो यूरोप है, यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कमजोर हुई और मुक्त बाजार व्यवस्था या पूंजीवाद का विकास हुआ। दूसरा, सरकार के कार्य सीमित किए गए। तीसरा, निजी संपत्ति पर व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार दिया गया। अब इस सिद्धांत के मानने वालों का क्या था? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस उदारवाद का जन्म कब हुआ? 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ। प्रमुख प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक इसके जॉन लॉक हैं, जिन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। इस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि जो सभी क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो पूर्व की अवधारणाएं प्रचलित थी कि जो व्यक्ति को स्वतंत्रताएं हैं, व्यक्ति को जो अधिकार हैं, वो अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन अधिकारों का खंडन किया गया। उन अधिकारों का खंडन किस आधार पर किया गया? कि राजा कोई दैवीय शक्ति नहीं है, दैवीय अधिकार राजा को नहीं प्राप्त है। राजा भी जो जनता है, जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति है। इसके साथ साथ इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना था कि जो व्यक्ति को जो अधिकार है, अधिकार शासक वर्ग के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि व्यक्ति को कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि उसे प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं और वो अधिकार किसी के भी द्वारा नहीं छीने जा सकते, शासक के भी द्वारा नहीं छीने जा सकते हैं वो अधिकार। इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। इन्होंने की जो नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा का इन्होंने समर्थन किया है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, केवल सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए राज्य व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करेगा और कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। समर्थक थे जॉन लॉक, थॉमस पेन, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। प्रभाव इसका क्या हुआ? जब ये विचारधारा यूरोप में फैली तो यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था कमजोर होनी शुरू हुई। लोगों को जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति पर अपने अधिकार मिलने आरंभ हुए। मुक्त बाजार व्यवस्था या पूंजीवाद का यूरोप में आरंभ होना शुरू हुआ। सरकार के कार्य को सीमित किया गया। ये थे इसके प्रभाव।
अब हम देख लेते हैं जो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, इन समर्थकों ने क्या क्या कहा है इस सिद्धांत के बारे में। ठीक है, देखिए जॉन लॉक को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि जॉन लॉक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा मैंने एडम स्मिथ भी आपको डिस्कस कर लिया है, तो एडम स्मिथ को भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अब हम 3 मुख्य विद्वानों को डिस्कस करेंगे, थॉमस पेन, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। थॉमस पेन, इनकी जो पुस्तक है, एक तो है राइट्स ऑफ मैन, जिसका प्रकाशन 1791 और 1792 2 खंडों में हुआ है। ठीक है, 2 बार ये पुस्तक प्रकाशित हुई है इनकी। दूसरी है इनकी पुस्तक कॉमन सेंस, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ। ठीक है, 2 पुस्तक महत्वपूर्ण देखनी है हमें थॉमस पेन की। कौन कौन सी? राइट्स ऑफ मैन 1791, 1792। इस समय इनका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और इस समय इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। फिर है दूसरी पुस्तक कॉमन सेंस, जो कि 1776 में लिखी गई थी। जो थॉमस पेन है, ये क्रांतिकारी लोकतंत्र के समर्थक हैं। क्रांतिकारी लोकतंत्र कैसा होता है कि जो जनता है, जिसमें जनता की संपूर्ण संप्रभुता किसकी है? जनता की है। ठीक है, ऐसे लोकतंत्र के ये समर्थक है जहां पर पूर्ण रूप से संपूर्ण संप्रभुता जनता की होगी, किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, सार्वभौमिक मानवाधिकार का समर्थन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म से सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। फिर इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा कल्याणकारी राज्य पर केंद्रित है। प्रारंभिक कल्याणकारी राज्य पर केंद्रित है कि कल्याणकारी राज्य कैसा होगा? ऐसा राज्य होगा जो कि जनता को की भलाई के लिए जनता के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। इन्होंने सरकार को एक आवश्यक बुराई माना है, कोई नई बात नहीं है। इस सिद्धांत के मानने वाले जितने भी विद्वान हैं, सबने यही माना है, आवश्यक बुराई माना है और सीमित सरकार के पक्षधर हैं। आवश्यक बुराई कैसे है कि देखिए, जो राज्य है, राज्य एक बुराई है, लेकिन राज्य का होना भी जरूरी है। अगर राज्य नहीं होगा, अगर राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता है तो वो एक बुराई है। लेकिन राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी है, और अगर राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो वो आवश्यक है। सीमित सरकार के पक्षधर रहे हैं ये। ठीक, सरकार बुराई तो है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी है। किस लिए आवश्यकता है? व्यक्तियों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके अलावा सरकार की और कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इन्होंने जो वंशानुगत राजतंत्र है, उसका इन्होंने विरोध किया है। उनका मानना था कि जो शासन कार्य है, शासन कार्यों में वंशानुगत आधार पर शासन कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन कार्य के लिए जो शासक है, शासकों का चुनाव होना चाहिए। वंशानुगत आधार पर शासकों को नहीं चुना जाना चाहिए। ठीक है, ये तो थे थॉमस पेन। थॉमस पेन के बाद अब हम देख लेते हैं जो दूसरे हमारे विद्वान है। दूसरे विद्वान है जेरेमी बेंथम। उनको देख लेते हैं कि उन्होंने उदारवाद के बारे में क्या कहा था। ये हैं जेरेमी बेंथम। इन्हें उपयोगितावाद का पिता कहा जाता है। पुस्तक का नाम क्या है इनकी? एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसकी याद रखनी है हमें क्योंकि एग्जाम में हमारे आती है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1789 में हुआ। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। और अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा था, इनके सिद्धांत का मूल क्या था? मूल था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सिद्धांत का प्रमुख बिंदु क्या था इनका? कि देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति ने मनुष्य को 2 स्वामी दिए हैं। कौन कौन से? पहला तो है सुख और दूसरा है दुख। जो मनुष्य कार्य करेगा, मनुष्य प्रत्येक कार्य किस लिए करेगा? सुख पाने के लिए करेगा। अब उससे उसे बाद में सुख मिलता है या नहीं मिलता, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका कहना था कि जो मनुष्य है, मनुष्य को प्रकृति ने 2 स्वामी दिए हैं। एक तो दिया है सुख, दूसरा दिया है दुख। और प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? सुख पाने के लिए ही कार्य करता है। और दूसरा, दुख से व्यक्ति बचने का प्रयास करता है। कि सुख पाने के लिए व्यक्ति कार्य करेगा और दुख से बचने का प्रयास करेगा। इसमें इन्होंने पैमाना दिया है उपयोगिता का पैमाना। उपयोगिता का पैमाना क्या था? कि देखिए, उनका मानना था कि सरकार के द्वारा समाज में जो भी नीति बनाई जा रही है, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, उन नियम का पैमाना क्या है? उन नियम का पैमाना यही है कि उन नियमों से किसी व्यक्ति को कितना सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। अगर नियम कानूनों से व्यक्ति को सुख अधिक मिल रहा है तो वो कैसे हैं? वो लाभदायक हैं।
ठीक है, अधिक लोगों को अगर इनसे अधिक सुख मिल रहा है तो वो लाभदायक है, और अगर उनसे अधिक लोगों को अधिक दुख मिल रहा है तो वो कैसे हैं, वो हानिकारक है। ये पैमाना है किस चीज का, उपयोगिता का। ठीक है, कि किसी व्यक्ति की किसी भी नियम कानून की उपयोगिता क्या है, उसे कैसे मापा जाता है, उसे मापा जाएगा सिर्फ सुख और दुख के आधार पर। ठीक है। दूसरा, इन्होंने अपने सिद्धांत में जो प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार किसने बताए थे, जॉन लॉक ने। लेकिन इन्होंने, है ये शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित सिद्धांत के समर्थक, लेकिन इन्होंने जो प्राकृतिक अधिकार है उनका विरोध क्या किया है, और विरोध भी क्या किया है, उसे बैसाखियों पर बकवास कहा है। ठीक है, कि जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं होते जब तक कि जो राज्य है, राज्य किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं देगा, प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं है। फिर इन्होंने जो लोकतंत्र है, जो कानूनी अधिकार है, उन सभी का समर्थन किया है। सभी का समर्थन इन्होंने किया है, लोकतंत्र का, कानूनी अधिकारों का, सब चीजों का इन्होंने समर्थन किया है। ये समर्थक थे। महिला मताधिकार के भी ये समर्थक थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके साथ के जो सहयोगी है, अन्य जो लोग हैं, वो भयानक तरीके से इनके विरोध में उतर आए हैं, तो उस नीति को, फिर उस नियम को इन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, महिला मताधिकार के मुद्दे को इन्होंने वापस ले लिया था फिर। और ये इन कानूनों के समर्थक क्यों है, जिससे कि जो राज्य है, राज्य जन कल्याण के लिए काम कर सके, जन कल्याण के लिए राज्य काम कर सके, इसलिए इन्होंने लोकतंत्र और कानूनी अधिकार की इस तरह की जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये थे जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम के बाद हम जो अगले हमारे शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित विचारक हैं, वो है जेम्स मिल। जेम्स मिल को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जेम्स मिल, जेम्स मिल की जो बुक्स हैं, बुक्स कौन कौन सी है, पहली तो है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो हमें याद रखनी है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। दूसरी है एन एसे ऑन गवर्नमेंट। एन एसे ऑन गवर्नमेंट का बच्चों मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक, इन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया था कि लोकतंत्र किसके माध्यम से आना चाहिए, लोकतंत्र संसद के माध्यम से आना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के ये समर्थक थे। महिला मताधिकार के ये समर्थक थे। तीसरा, सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक थे। प्रतिनिधि सरकार के समर्थक थे। इन सभी का इन्होंने क्या किया था, इन सभी का इन्होंने समर्थन किया था। ये सारी चीजें हम डीपली पढ़ेंगे, डीपली हम तब पढ़ेंगे जब हम जेम्स मिल को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये इतने जो समर्थक थे, ये समर्थक हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ में कुछ और भी समर्थक है, जैसे कि एक है डेविड रिकार्डो। देखिए, मैं इन्हें डिस्कस में ज्यादा डीपली तो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ इनके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता रही हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है कि शास्त्रीय उदारवाद की विचारधारा से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं, या फिर नव उदारवाद विचारधारा से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा नव उदारवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो उस वे में मैं आपको बता रही हूँ, नाम बता रही हूँ कि शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित और विचारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, एक तो आता है डेविड रिकार्डो का नाम। इनकी जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1817 में इसका प्रकाशन हुआ, और इसमें इन्होंने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया। दूसरे हैं जेएस मिल, जिनकी बुक है ऑन लिबर्टी, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ, और इन्होंने हानि का सिद्धांत दिया। थर्ड है हर्बर्ट स्पेंसर, जिनकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट। 1884 में ये पुस्तक लिखी गई, और इसमें सामाजिक डार्विनवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। फोर्थ है मोंटेस्क्यू, जिनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, और इसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। देखिए बच्चों, जब आप अपने नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाते समय एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो ये बुक्स हैं, अगर हो सके तो बुक्स को, जो राइटर और जो बुक्स हैं, उन्हें क्रम से आप लगाइए। क्रम से, जैसे सबसे पहले जो ये बुक्स हैं, यहाँ पर ये बुक्स अगर हमें लिखनी है, ठीक है, हमें लगानी है अपने नोट्स अगर हमें अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा सबसे पहले बुक कौन सी लिखी गई है। सबसे पहले बुक ये लिखी गई है द स्पिरिट लॉज। इसके बाद कौन सी बुक लिखी गई है, इसके बाद लिखी गई है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर उसके बाद 1859 में ऑन लिबर्टी, 1884
फॉर्म में मैन वर्सेस स्टेट। इससे क्या होगा, जब आपके नोट्स तैयार होंगे तो आप जब इन नोट्स को बार बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा कि कौन सी बुक पहले थी, कौन सी बाद में थी, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं। बुक्स दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये बताइए कि इन बुक को लिखने का क्रम क्या है, कौन सी बुक पहले लिखी गई, कौन सी बुक बाद में लिखी गई, तो उससे आपको चीजें ध्यान में रहेगी। तो देखिए ये तो था शास्त्रीय उदारवाद का सिद्धांत। अब शास्त्रीय उदारवाद का पतन क्यों हुआ? इसके पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था औद्योगिक क्रांति का उदय। जब 17वीं शताब्दी में मुक्त बाजार व्यवस्था लागू हो गई, मुक्त बाजार व्यवस्था शुरू हुई, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का उदय यूरोप में हुआ। औद्योगिक क्रांति का जब यूरोप में उदय हुआ तो पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। जो धन है, धन केवल कुछ लोगों के हाथों में जाने लगा। आर्थिक असमानता समाज में उत्पन्न होने लगी। गरीब अधिक गरीब होते चले गए, अमीर ज्यादा अमीर होते चले गए। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि देखिए, पूंजी तो केवल कुछ वर्ग के हाथों में है। औद्योगिक क्रांति हुई, धन केवल कुछ वर्गों के हाथ में है। लेकिन जो मशीनें, जो जिन मशीनों का आविष्कार हुआ, जो मशीनें जब उत्पादन करने लगी, जब मनुष्य हाथ से उत्पादन कर रहा था तो वो तो कम मात्रा में चीजों का उत्पादन कर पा रहा था। उससे तो ये प्रवृत्ति थी कि व्यक्तियों की, जो सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मशीनों से व्यापार होना शुरू हुआ, मशीनों के व्यापार ने क्या किया, तो जो उत्पादन की चीजें हैं, उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। उत्पादन तो चीजों का बढ़ने लगा, लेकिन धन क्या है? धन केवल पूंजीपति या अमीर वर्ग के हाथों में है। मशीनें जो चीज बना रही है, उस चीज को, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए। अब समाज में जो धनी व्यक्ति है, उन चीजों को खरीदने के लिए जो जिन व्यक्तियों की हिम्मत है, वो तो 50 व्यक्ति हैं खरीदने वाले। वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, 100 वस्तुएं आपने उत्पादित कर दी, तो वो जो 50 वस्तुएं वो तो बेकार हो गई, ठीक है, क्योंकि सभी लोग वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण धन का जो संकेंद्रण है वो केवल कुछ वर्गों के हाथों में है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जब बाजार में वस्तुओं की मात्रा में तो वृद्धि हो गई और धन लोगों के पास नहीं था, तो ये जाहिर सी बात है कि वस्तुएं बिकेंगी नहीं, और जब वस्तुएं बिकेंगी नहीं तो बाजार में मंदी आनी तय ही है, ठीक है, बाजार में मंदी आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग क्या कर रहा था कि पूंजीपति वर्ग के पास एक तो धन था, आर्थिक क्षेत्र में तो वो मजबूत थे ही, उसके साथ साथ वो राजनीति में भी अपनी साठगांठ बना रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपने आप को मजबूत बना रहे थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि समाज का जो सुधार है, सामाजिक सुधार कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता भारी मात्रा में बढ़ने लगी। वस्तुओं का हद से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा औद्योगिक क्रांति के कारण। और इससे क्या हुआ कि इससे यूरोप में जो पुरातन या पुरानी शास्त्रीय उदारवाद की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर उदय होता है आधुनिक उदारवाद की विचारधारा का। अब देखिए, आधुनिक उदारवाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जन्म कैसे हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ। एक तो धनी वर्ग था, जो कंपनियों के मालिक थे, कारखानों के मालिक थे, उनका, और दूसरे जो कामगार श्रेणी के मजदूर थे, उनका, ठीक है। 2 वर्गों में समाज बंटना शुरू हो गया। जो आधुनिक उदारवाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से संबंधित विद्वानों का क्या मानना था कि देखिए, जो आप शास्त्रीय उदारवादी कह रहे हैं कि सरकार को किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, ये गलत है। सरकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को सरकार हटाने का प्रयास करे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को हटाने का कार्य किसका है? सरकार का। वो कार्य पूंजीवादी नहीं करेंगे। पूंजीवादी तो केवल अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तो केवल अपना धन कमाना है। लेकिन जो गरीब वर्ग का शोषण हो रहा है, जो निम्न वर्गों का शोषण हो रहा है, उसके बारे में कौन सोच रहा है? पूंजीवादी तो सोचेंगे नहीं, और सरकार भी उनके बारे में नहीं सोचेगी। तो इससे तो क्या होगा? इससे तो समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होनी ही है। अब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण क्या हो रहा था कि समाज में नई, क्योंकि उद्योगों का विकास हो रहा था, और उद्योगों का विकास होने के कारण प्रदूषण की समस्या फैल रही थी, नई नई बस्तियां बन रही थी, गरीब बस्तियां, मलिन बस्तियों का विकास हो रहा था शहरों के नजदीक में, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लोग जाकर उद्योगों में काम करने लगे थे। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? नए नए रोग बढ़ने शुरू हुए, नई नई महामारियां फैलनी शुरू हुई, शहरों के आसपास गंदगी बहुत भारी मात्रा में होने लगी, मलिन बस्तियों को बढ़ावा मिलने लगा।
ठीक है, इस तरह की जो समस्याएं, इस तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। अब जो शास्त्रीय उदारवाद की विचारधारा है वो तो कहती है कि सरकार को बाजार के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन अगर सरकार से आप उम्मीद कर रहे हो कि सरकार बाजार के किसी कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो आप अपनी व्यवस्थाएं वैसे बनाए ना कि जिससे कि किसी भी वर्ग का शोषण ना हो, प्रत्येक वर्ग को कम से कम जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिल जाए। अब जो महामारियां फैल रही है, महामारी फैलने के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग बहुत भारी मात्रा में उनकी हानि हो रही है, ठीक है, जनधन की हानि हो रही है। आप स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें कोई उपलब्ध करा नहीं रहे हो, तो आप अगर आगे कंपनियां भी चलाओगे, अगर कारखाने भी चलाओगे, तो जब जनता ही नहीं रहेगी काम किससे करवाओगे आप? या तो आप खुद उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो इसीलिए जो आधुनिक उदारवाद की विचारधारा थी, इस विचारधारा के विद्वानों का मानना था कि देखिए पूंजीवादी तो अपने निजी हित के लिए काम कर रहा है, वो तो इन सब समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगा। इन समस्याओं की तरफ ध्यान कौन देगा? सरकार देगी। सरकार को ध्यान देना जरूरी है इन समस्याओं की तरफ। और इस विचारधारा के जो विद्वान है उन्होंने राज्य को कर देने, मतलब कि राज्य किससे? पूंजीपतियों से कर वसूल करे। जन्म के जो अधिकार है, जन्मजात जो अधिकार है, उन्हें सीमित करने, इसके अलावा राज्य द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने। उनका मानना था कि जो राज्य है, राज्य पूंजीपतियों से कर ले। ऐसा नहीं है कि राज्य ने पूंजीपतियों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि आप कितना भी धन कमाइए, आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। अगर पूंजीपति जो है वो राज्य के संसाधनों का लाभ उठाकर धन कमा रहे हैं, अत्यधिक पैसा कमा रहे हैं, तो इसके फलस्वरूप उनका यह कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो समाज की भलाई के लिए कर दें, ठीक है, कुछ पैसा सरकार को दे, जिससे कि सरकार उसे कल्याणकारी कार्यों में लगा सके। जन्मजात अधिकार जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये तीनों अधिकार जन्म से प्राप्त हुए हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। इन विद्वानों का मानना था कि आप इन अधिकारों को भी सीमित कीजिए, आप संपत्ति के अधिकार को सीमित कीजिए, आप स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कीजिए। और उन अधिकारों को सीमित आप किस लिए करेंगे? उन अधिकारों को सीमित आप इसलिए करेंगे ताकि जो दूसरे वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्गों का भला हो सके, उनकी भलाई के लिए कार्य किया जा सके। फिर शिक्षा की शिक्षा राज्य उपलब्ध कराए, क्योंकि पूंजीपति वर्ग शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का काम है। राज्य शिक्षा उपलब्ध कराए, एक बेहतर मानव संसाधनों को अपने अंदर विकसित करे, शिक्षा उपलब्ध करा के राज्य। ये मान्यता थी आधुनिक उदारवाद से संबंधित विचारकों की। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, उनके जो आर्थिक अधिकार हैं, उनके आर्थिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात की। विशेष अधिकार प्राप्त लोग कैसे? जैसे हमारे भारत में हम प्रीवी पर्स वाले मामले देख सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो रियासतें थी, रियासतों के जो राजा थे, उन्हें भारत में शामिल करने के लिए प्रीवी पर्स की एक व्यवस्था की गई कि आपको हर महीने आपका या हर साल आपका राज्य कार्य के संचालन के लिए एक इतनी धनराशि, एक निश्चित धनराशि आपको प्रदान की जाएगी। वो क्या था? वो प्रीवी पर्स था। तो और जो राजा थे उन्हें वो विशेष अधिकार प्राप्त के लोग थे। तो ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था का आधुनिक उदारवादियों ने समर्थन नहीं किया। उनका कहना है कि जो ये विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं, आप इनकी जो आपने आर्थिक आजादी दी हुई, उस आर्थिक आजादी को आप कम कीजिए, उस पर अंकुश लगाइए। अब देखिए, ये तो थे आधुनिक उदारवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो हमने देख लिए। अब इसके बाद हम इससे संबंधित समर्थकों को देख लेते हैं कि समर्थकों ने या इसके संबंधित विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए हैं। सबसे पहले तो आते हैं टी.एच. ग्रीन, जिन्हें कि आधुनिक उदारवाद के जनक कहा जाता है। याद रखना है हमें। बुक इनकी कौन सी होगी? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, 1885। ठीक है, 1885 में इन्होंने बुक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इनका जो सिद्धांत है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। वह सकारात्मक स्वतंत्रता व आधुनिक सकारात्मक उदारवाद, इनके सिद्धांत को ये नाम दिया जाता है। ठीक है, आधुनिक सकारात्मक उदारवाद या सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता इन्होंने किसे कहा है कि जो व्यक्ति की जो वास्तविक स्वतंत्रता है, वास्तविक स्वतंत्रता बंधनों से मुक्ति नहीं है। ठीक है, कि केवल ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर दिया और आपने व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता दे दी, बल्कि कुछ ऐसा करने की सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है ये कुछ ऐसा करने की जो कि व्यक्ति को आनंद प्रदान करे। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, आपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, देश में जो राज्य है, राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दे दिया है, लेकिन कोई एक गरीब बच्चा है,
वो गरीब बच्चा क्या है, उसे शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो पुस्तकें खरीद सके, उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फीस दे सके। तो उससे क्या होगा, ये तो हो गया, आपने क्या कर दिया कि आपने स्वतंत्रता तो दे दी व्यक्ति को, शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर बंधन क्या है, बंधन वही है कि उसके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं है तो वो अपना जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस अधिकार का वो प्रयोग भी नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो शिक्षा का अधिकार आप बच्चे को दे रहे हैं, शिक्षा के अधिकार के साथ साथ आप बच्चे को उसकी फीस उपलब्ध कराएं, पुस्तकें उपलब्ध कराएं, मतलब शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं वो गरीब बच्चों को आप उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग कर सके। और यही क्या है, यही सकारात्मक शक्ति है, जिससे कि बच्चा आगे बड़ा होकर अपने जीवन में कुछ बेहतर कार्य कर पाएगा, अपने लिए, अपने राज्य के कल्याण के लिए। ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए, जो मानव है, मानव स्वभाव से क्या है, सामाजिक है, और सामाजिक है तो वो क्या करता है, वो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखता है। कैसे दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखता है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक धनी व्यक्ति है, उसके पास घर परिवार सब कुछ सब बढ़िया है, पैसा पूरी तरीके से धनी व्यक्ति, वो सेटल है, बढ़िया पैसा है, उसके पास अच्छा घर है। तो मान लीजिए कि जहां वो रह रहा है, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, उस क्षेत्र में कोई महामारी फैल जाती है। ठीक है। अब जो महामारी फैलेगी, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर रहेगा, ये ए है। ठीक है। एक ए वही धनी व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। समाज में कोई महामारी फैली, जहां वो रह रहा है वहां कोई महामारी फैली, तो महामारी फैलने के परिणाम स्वरूप इसका क्या कर्तव्य बनता है, इसका कर्तव्य ये बनता है कि अगर महामारी फैलने के साथ में कोई वैक्सीनेशन की कोई प्रक्रिया या सरकार द्वारा कुछ दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, तो उस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में ये भाग ले। किस लिए भाग ले, क्योंकि ये अपने इस दायित्व को समझे कि अगर मैं वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा तो उससे क्या होगा, उससे मैं भी महामारी के घेरे में आ सकता हूँ, और मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं या जिन लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना, मेरा आना जाना है, वो लोग भी उस महामारी के संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो ये ए है, ए ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने अंदर घर के अंदर बैठा रहूं तो मैं महामारी से सुरक्षित रहूंगा, वो बाहर गया, वैक्सीनेशन कराई। तो जो वैक्सीनेशन कराने की प्रक्रिया उसके दिमाग में आई है, वो प्रक्रिया केवल अपने हित के लिए नहीं आई है, कि अपने समाज के हित के लिए भी आई है। ठीक है, कि इससे केवल मेरा ही हित नहीं होना है, बल्कि मेरे समाज के लोगों का भी हित होना है। और यही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव स्वभाव से सामाजिक है, और वो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई सोचता है। ये कहना था किसका, टी.एच. ग्रीन का। अब हम देख लेते हैं एल.टी. होपहाउस ने उदारवाद के बारे में क्या कहा है। इनकी जो अवधारणा है उसे कहा जाता है सामाजिक उदारवाद। पुस्तक इनकी कौन सी है, पुस्तक है लिबरलिज्म, जिसका जो प्रकाशन है वो 1911 में हुआ। एल.टी. होपहाउस, अवधारणा सामाजिक उदारवाद, और पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हुआ 1911 में। लिबरलिज्म इन पुस्तक का नाम है। तो इनके सिद्धांत से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इनकी अवधारणा क्या थी, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा। सबसे पहले तो स्वतंत्रता के बारे में इनका कहना था कि देखिए, जो स्वतंत्रता है वो केवल सरकारी नियंत्रण से मुक्ति ही स्वतंत्रता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप केवल सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं तो आपको स्वतंत्रता मिल गई है, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि आपको शोषण से भी मुक्ति मिल रही है, आपके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती भी नहीं की जा रही है। ये असली अर्थ है स्वतंत्रता का। उनका कहना था कि देखिए, अगर कोई एक भूखा व्यक्ति है, और भूखा व्यक्ति है, उसके पास कोई और आर्थिक संसाधन नहीं है, वो अपनी भूख के डर की वजह से, अपने पास संसाधन ना होने के डर की वजह से, अगर कोई एक व्यक्ति कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो रहा है, जितनी उसकी कार्य क्षमता है, जितना वो काम करके दे रहा है, उससे कम पर अगर कोई व्यक्ति अपनी मजदूरी लेने को तैयार हो जाता है, केवल इस डर से कि अगर मैंने ये भी नहीं काम किया तो मैं भूख की वजह से मैं मर जाऊंगा, या फिर मेरे पास और कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये कहना था उनका मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा कहना था राज्य और समाज की सहभागिता के बारे में। राज्य समाज की सहभागिता के बारे में उनका क्या कहना था कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को सफलता ज्यादा मिल जाती है, अगर किसी व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यह मेरे केवल अकेले की संपत्ति है, या इस पर या मेरी जो सफलता है, मेरी सफलता पर केवल मेरा अकेले का अधिकार है।
कोई व्यक्ति सफल इसलिए हो पाया है, ज्यादा संपत्ति कोई व्यक्ति इसलिए बटोर पाया है क्योंकि जो राज्य है, जो समाज है, समाज ने उसे सुरक्षा प्रदान की है, उसे अवसर प्रदान किए हैं, उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी कहां से हुई है, समाज के द्वारा ही पूरी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जो सफल हुआ हूं या मेरे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति मेरे अकेले की है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो राज्य है, राज्य को क्या करना है कि अगर समाज में कोई ज्यादा सफल व्यक्ति है, ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो राज्य धनी व्यक्ति से या उस ज्यादा संपत्ति वाली व्यक्ति से पैसे ले कर के रूप में उससे कुछ फीस वसूल करे और उस फीस को, उस कर को या उस पैसे को समाज के जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्गों के कल्याण के लिए प्रयोग करे। ठीक है, ये था राज्य समाज की सहभागिता के बारे में उनका कहना। फिर थर्ड था स्वतंत्रता और समानता। उनका कहना था कि देखिए, स्वतंत्रता और समानता ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर व्यक्ति को समानता नहीं मिल रही तो वो स्वतंत्र नहीं है, अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो उसे समानता भी नहीं मिल पाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और इसमें इन्होंने जो समानता है, समानता के इन्होंने जो आधार रखा था, वो आधार रखा था योग्यता और उनकी जो क्षमता है। ठीक है, कि व्यक्ति को जो समानता प्रदान करेंगे आप, वो उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक साथ आप बराबर करने की कोशिश करेंगे या सभी व्यक्तियों को जो समानता है, समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों को एक जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप योग्यता, क्षमता और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार समाज के जो लोग हैं उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फिर इन्होंने जो ट्रेड यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन, पेंशन व्यवस्था, इस सब का इन्होंने समर्थन किया है। श्रमिक जो संघ होते हैं, श्रमिक संघों का इन्होंने समर्थन किया है कि ये संघ ऐसे संघ हैं जो कि जो श्रमिक वर्ग है, उस श्रमिक वर्ग की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का प्रयास करते हैं। उनकी क्योंकि समस्याओं के बारे में इन्हें अच्छे से पता होता है, तो श्रमिक संघों का इन्होंने समर्थन किया है। पेंशन व्यवस्था का भी इन्होंने समर्थन किया है। ये है एल्टी हाउस की अवधारणा उदारवाद के बारे में। अब हम देख लेते हैं अगले विचारक है हमारे हेरोल्ड लास्की। हेरोल्ड लास्की की पुस्तक का हमें पता है कौन सी, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ है। ठीक है, दूसरी इनकी पुस्तक है द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, जिसका प्रकाशन हुआ 1936 में। दो बुक हमने देखी है यहाँ पे, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 और द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म 1926। हेरोल्ड लास्की का क्या कहना था कि देखिए, जो प्रत्येक राज्य है, राज्य किस लिए जाना जाता है, अपने द्वारा उसने जो अपने जो नागरिक है, अपने नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए हैं, उन अधिकारों से राज्य जाना जाता है। और जो अधिकार होते हैं, अधिकार प्राकृतिक नहीं होते हैं, बल्कि अधिकार क्या है, अधिकार सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थितियां हैं अधिकार। दूसरा फिर इन्होंने बताया कि जो राज्य है, राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाएगा, जो आर्थिक और जो आर्थिक सामाजिक जो विषमता है समाज में, इसे दूर करने के लिए राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाएगा। राज्य समाज में क्या करेगा, सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, आप यहाँ से देखकर मेरे नोट्स मत बनाना, क्योंकि ये तो मैं अपने मेरे दिमाग में चीजें आती रहे तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखती हूँ। ये पूरे नोट्स आप ऐसा ना हो कि आप यही देख देख के सारी चीजें उतारने लगे। मैं जो बोलती हूँ आप मेरे बोलने के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोर्ड पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि मैं किस तरीके से चीजें लिख रही हूँ, क्योंकि वहां से फिर आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा आपके नोट्स के साथ में। ठीक है, तो उसने कहा था कि देखिए, जो राज्य है, राज्य में सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है उसे दूर करने के लिए राज्य समाज में सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा, सकारात्मक भूमिका निभाएगा। तो ये था किसका, हेरोल्ड लास्की का विचार उदारवादी सिद्धांत से संबंधित। अब देख लेते हैं हम जॉन रॉल्स को। देखिए, जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत था वो था वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। आपको किसकी आपको पता ही है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, अब तक तो याद भी हो गई होगी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कब लिखी गई है, 1971 में। दूसरी पुस्तक है इनकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म,
जो कि लिखी गई है 1993 में। देखिए बच्चों, जो हमारे जितने भी विद्वान हैं, जो भी बुक्स लिखी गई है पुराने विद्वानों की, वो जो उनकी महत्वपूर्ण बुक है, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अब एग्जाम में पूछने के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जो पैटर्न है एग्जाम के, सारे ही पैटर्न बदल रहे हैं। इस बार का जो नेट का एग्जाम होगा उसमें भी मुझे उम्मीद यही है कि इस बार के नेट के एग्जाम में भी आपको बहुत सारी चीजें बदली हुई दिखाई देंगी, पैटर्न बदले हुए दिखाई देंगे। मतलब उम्मीद है मेरी ऐसी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल होगा ही ये चीज, पर उम्मीद यही है कि इस बार से जो एग्जाम होने शुरू हुए हैं, 2026 से जो एग्जाम हो रहे हैं, उसमें जो एग्जाम के पैटर्न है, पैटर्न में चेंज दिखाई दे रहा है। तो अब ज्यादा ध्यान हमें जो विद्वानों की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे ध्यान थोड़ा हटाकर जो इनकी दूसरी बुक्स हैं उनकी तरफ भी देना जरूरी है। इनका कहना था कि देखिए, जो वास्तविक उदारवादी समाज है, वास्तविक उदारवादी समाज वह समाज है जिसमें कि नागरिकों की जो बुनियादी स्वतंत्रता है, बुनियादी स्वतंत्रता के नागरिकों की रक्षा की जाए, साथ ही समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनको भी आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही वर्गों की तरफ ध्यान दे रहे हो, समाज के जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उनके लिए आपको आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ज्यादा आवश्यक है। इन्होंने बाजार व्यवस्था, निजी संपत्ति, ठीक है, बाजार व्यवस्था का भी समर्थन किया है, निजी संपत्ति का भी समर्थन किया है, लेकिन इनका कहना यह भी था कि देखिए, आप बाजार व्यवस्था, निजी संपत्ति को तो लागू रखिए, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज के कमजोर वर्ग है, समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए आप इन लोगों पर, जिनके पास संपत्ति ज्यादा अधिक है, उन लोगों पर कर लगाए। ठीक है, करके भी ये समर्थक थे। फिर इन्होंने कहा था कि देखिए, जो राज्य कैसा हो, उदारवादी राज्य हो, उदारवादी राज्य का इन्होंने समर्थन किया है। उदारवादी राज्य कैसा होगा कि जिसमें जो एक धर्म की या बहुसंख्यक धर्म की जो मान्यताएं हैं, बहुसंख्यक वर्ग की जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर ना थोपी जाए। ठीक है, ये कहना था जॉन रल्स का। अब हम लास्ट में देख लेते हैं आर.एच. टोनी। इनकी बुक्स है द एक्विजिटिव सोसाइटी, 1921 में लिखी गई। दूसरी है इक्वालिटी, जो कि 1931 में लिखी गई। ठीक है, दो बुक्स हैं इनकी, द एक्विजिटिव सोसाइटी 1921 और इक्वालिटी 1931। इन्होंने क्या अवधारणा दी है? इनकी अवधारणा थी नैतिक समाज की अवधारणा। अपनी अवधारणा में इन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता है और जो समानता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता के बिना समानता किसी काम की नहीं है और समानता के बिना स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। फिर इनका एक और कहना था कि देखिए, जो पाश्चात्य उदारवाद है, यानी कि जो क्या, कौन सा है, शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों पर तो बल दिया है, लेकिन उनके जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों को भुला दिया है। अधिकार तो उन्होंने बता दिया कि भाई व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या है, लेकिन जब आपको समाज में कुछ अधिकार मिलेंगे तो समाज में आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, आपको कुछ काम भी तो करके देने पड़ेंगे। कर्तव्यों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की थी कि आप व्यक्ति को अधिकार दें, अधिकारों के साथ साथ आप कर्तव्य भी निर्धारित करें व्यक्तियों के। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तियों के अधिकार के साथ साथ व्यक्तियों के कर्तव्यों पर भी बल दिया है। तो ये थे कौन से? ये था हमारा आधुनिक उदारवाद का सिद्धांत। हमने दो सिद्धांत उदारवाद से संबंधित आज कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो शास्त्रीय उदारवाद और दूसरा आधुनिक उदारवाद। अब हम कल से देखेंगे, कल का देखेंगे हम नव उदारवाद सिद्धांत। ठीक है, नव उदारवाद सिद्धांत वैसे तो उदारवाद की पूरी अवधारणा ही, लेकिन फिर भी यहाँ तक तो फिर भी कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी चीजें। नव उदारवाद में ज्यादातर चीजें कैसी है, हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखकर पढ़ना है कि नव उदारवाद की जो विचारधारा है वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड ज्यादा है बजाय कि राजनीति शास्त्र के, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसलिए हमें पढ़नी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।